नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मुंबई से हमारे इस मेगा शो में आपका स्वागत है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जो महाराष्ट्र की नस नस से वाकिफ हैं। अगले 2 घंटे में हम बात करेंगे माया नगरी मुंबई की। हमारे साथ मुंबई के दिग्गज पॉलिटिशियंस का एक पूरा का पूरा पैनल मौजूद है, जिससे हम बात करेंगे उनके वादों की, उनके इरादों की, उनकी नस नस से वाकिफ हैं। अगले 2 घंटे में हम बात करेंगे माया नगरी मुंबई की। हमारे साथ मुंबई के दिग्गज पॉलिटिशियंस का एक पूरा का पूरा पैनल मौजूद है, जिससे हम बात करेंगे उनके वादों की, उनके इरादों की, उन्होंने क्या वादे किए हैं, जनता से कितना खरा उतरेंगे, और हम बताएंगे हमने 3 सर्वे किए हैं, उनमें क्या निकलकर सामने आया है, क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता, क्या सोचती है महाराष्ट्र की जनता। हमारे साथ माया नगरी का एक पूरा का पूरा पैनल मौजूद है, जिनके साथ हम ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचती है माया नगरी मुंबई। इस मेगा शो में हम बात करेंगे वोट यात्रा की, क्योंकि हमारे 3 सहयोगी पूरा का पूरा महाराष्ट्र घूमकर आए हैं वोट यात्रा के माध्यम से। हमने किस्सा कुर्सी का किया है, सीएम कौन, हम टटोलेंगे किस्सा कुर्सी के माध्यम से हमने किस तरह जनता की नब्ज टटोली है। हम आपको बताएंगे हमारे ओपिनियन सर्वे क्या कहते हैं, हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं सबसे पहले बीजेपी लीडर विनीत गोयनका जी। विनीत गोयनका जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे चैनल के सबसे जाने माने चेहरे तरफ से अपनी बात रखेंगे। वागीश सारस्वत एमएनएस की तरफ से बात रखेंगे, ये भी जाना माना चेहरा है। हमारे चैनल की दूसरी जानी मानी चेहरा प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगी, और साथ ही साथ डॉक्टर समीर की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं यहां पर बॉलीवुड की तरफ से, और जानना चाहूंगा कबीर बेदी जी से। कबीर बेदी जी, आपको क्या लगता है इन चुनाव में क्या है मुद्दे? मुद्दे तो बहुत हैं अब, और हर एक इन मुद्दों को अपने नजरिए से देखते हैं। चाहे आप किसानों की आत्महत्या के बारे में सोचें, हजारों जो आत्महत्या करते हैं, या आप मुंबई के नजरिए से देखें, जहां की गवर्नेंस बहुत बड़ी इशू है। और गवर्नेंस जो बॉम्बे में सबसे बड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें मिस गवर्नेंस का सवाल है, करप्शन का सवाल है, और स्टेट वाइड भी करप्शन लोगों को बहुत तकलीफ देती है। और इसको हटाने के लिए जो भी उनको करना है, जिस तरह उनको वोट करना है, वो खुद सोचें और ईमानदार कैंडिडेट्स को वोट दें, तभी ये सिस्टम बदल सकता है। ईमानदार कैंडिडेट, आपको लगता है ईमानदार कैंडिडेट जरूरी है, और पिछले 15 साल में करप्शन ने आपको तंग किया है? ईमानदार कैंडिडेट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ईमानदार कैंडिडेट्स ना हो तो करप्शन कैसे हटेगा? करप्शन कैसे हटेगा? क्या 15 साल में करप्शन ने लोगों को तंग किया है? ये एक बड़ा सवाल है। जोया, आपको क्या लगता है? करप्शन मेरे हिसाब से ऐसी चीज है जिससे हर कोई मुक्ति पाना चाहता है, एंड इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ महाराष्ट्र। तो उसके लिए, जैसा कबीर बेदी जी ने कहा, एक ईमानदार इंसान जो सारी चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए चले, वो बहुत ज़रूरी है ऐसे कैंडिडेट को लाना। एंड करप्शन के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर रोड्स जैसे देखते हैं, हमारी मुंबई में सबसे ज़्यादा, आई थिंक आई हैव रोम्ड अराउंड एवरीवेयर, बट मुंबई मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ की रोड्स मुझे खराब लगती हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो अब तक हो रहा है, बट अब नहीं चलेगा। तो आई थिंक सारे मुद्दों को जरा गौर से जो देख सके, आई थिंक ऐसे कैंडिडेट को लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वादा किया था कि वो मुंबई को शंघाई बना देंगे, क्या मुंबई शंघाई बन गई? अभी तक तो बिल्कुल नहीं बनी है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो लाने पड़ेंगे, तभी जाकर मुंबई शंघाई जैसा, शंघाई से भी ज्यादा अच्छा बन सकेगा। राखी, क्या मुंबई शंघाई बन गई है? क्यों हंसा रहे हो आप? फिर आप तो बीजेपी की टोपी लगा ली, आरपीआई में आ गई। अब बनेगी शंघाई, बिकॉज बीजेपी की बहुमत से यहाँ पे विधानसभा के सब चुन के आएंगे, तो डेफिनेटली अब बन जाएंगे। पिछले 15 सालों में तो डेफिनेटली, तो शंघाई तो छोड़ ही दीजिए, बहुत दूर की बात है। यहाँ के गड्ढे भर के दिखा दें, यहाँ का कूड़ा हटा के दिखा दें। वो काम तो बीएमसी का, बीएमसी में तो बीजेपी शिवसेना है, तो अब होगा ना। पहले तो हुआ नहीं, 15 साल से बीजेपी शिवसेना है। वो उसका तो जवाब हम नहीं दे सकते, 15 साल से क्यों नहीं हुआ,
और जनता फिर भी रोती रहती है कि देश का क्या होगा। अभी 15 तारीख को वोटिंग होनी है, तो सोच समझ के वोटिंग करें, बिल्कुल भाजपा को जिताए बहुमत से। सबसे पहला सवाल प्रियंका चतुर्वेदी आपसे, बीजेपी, मैं राखी की बात पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मुंबई शंघाई बन गई? मेरा जवाब बस यही होगा, मुंबई शंघाई बनाने का एक विजन था जो काफी हद, क्या वो पूरा हो गया? मैं आपको जवाब दे रही हूँ। अब उसका विजन जो था काफी पूरा हुआ है। अगर हम मोनोरेल को देखें, हम मेट्रो को देखें, पर हमें एक चीज और समझना यहाँ पे जरूरी है। मुंबई के उसमें संदर्भ में मैं कहूंगी, एक अभी यहाँ पे एक मैडम कह रही थी रोड्स को लेकर, तो मैं आई एम श्योर शी इज ऑल्सो अवेयर के बीएमसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रोड मेंटेनेंस। और रोड मेंटेनेंस भी नहीं, सैनिटेशन हुआ, सुएज हुआ, ये सारा काम जो आता है बीएमसी के अंतर्गत आता है, जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा करे बैठे हैं। और उनका बजट भी अगर हम देखें, नहीं, आप हरा नहीं पाते उनको, ये कहिए कब्जा नहीं किया बैठे हैं, आप हरा नहीं पाते उनको वहां पर। अगर आप करप्शन का मुद्दा उठाएं, सब जानते हैं। नहीं, मैं तो शंघाई की बात कर रहा हूँ, करप्शन पे नहीं है, करप्शन पे मैं आऊंगा। 2 घंटे का शो है, एक सेकंड प्रियंका, 2 घंटे का शो है, मुझे जवाब तो देने दीजिए। 2 घंटे का शो है ना, तो आप बीच में सवाल ना करिए। तो मैं बस जवाब देना चाहूंगी, जब हम करप्शन की बात करते हैं, बीएमसी का जो बजट है, 5 राज्य सरकारों से ज्यादा बजट बीएमसी को एलोकेट होता है मुंबई में। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, पर आज तक वो हमें एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल नहीं दिखा पाए जहां पे हमें रोड मिले, अच्छा सैनिटेशन मिले, या मुंबई को किसी अच्छी तरीके से वाटर लॉगिंग हर मॉनसून में हम देखते हैं होता है। तो अगर गवर्नेंस मॉडल की बात करें, तो मुंबई की जनता ने बीजेपी और शिवसेना का गवर्नेंस मॉडल बीएमसी के जरिए देखा है। तो अगर करप्शन भी हटाना है, तो बीएमसी शिवसेना को, बीजेपी और शिवसेना को वोट देना बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो कोई कॉन्टेक्स्ट बनता है मुंबई के वासियों को इस चीज। मेरा सवाल आपने नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है, बिल्कुल नहीं, मुंबई शंघाई बन गई क्या? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुंबई शंघाई बनाएंगे। जाकर देख लीजिए, आप मोनोरेल में जाकर बैठ लीजिए, आप एक्सप्रेस वेज पे जाकर देख लीजिए, बैंड्रावली सीलिंग घुमाइए। मुंबई बैंड्रावली सीलिंग तो नितिन गडकरी ने बनवाई थी, बिल्कुल गलत बात है, नितिन गडकरी ने बनवाई थी वो तो एक इंटेंशन होता है, कंप्लीशन होता है, टाइम फ्रेम होता है, जिसमें 400 करोड़ को आपने 4000 करोड़ में बनवाया। तो अगर हम एक और चैलेंज यहाँ पे उठता है कि जो मल्टीपल एजेंसीज एट वर्क हैं, उसको भी ध्यान देना जरूरी है। आप सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं कि डिलेज को लेकर, दूसरी एजेंसीज भी होती हैं। बीएमसी का भी हमें कभी ज्यादा कोऑपरेशन मिला नहीं है काफी चीजों में। हाँ, राखी जी कुछ कहना? जी बिल्कुल, मैं मैडम उठा लो राखी। बिल्कुल, मैं मैडम से यही कहना चाहूंगी, बीजेपी शिवसेना सिर्फ काम करेगी और आप लोग सिर्फ जेल ही जाएंगे। मैं आपको बस एक चीज कहना चाहूंगी राखी जी, आपने जो सिर्फ घोटाले पे घोटाला ही करेंगे। आपने जो सवाल उठाया, जी मैडम, घोटाले की बात करेंगे, तो अब तक मुझे एक चीज बता दीजिए जहां एलिगेशंस प्रूव हुए हों, कोई भी हमारे, अरे जेल जाके लोग आ गए, इतने पैसे देकर छूट गए, क्या एलिगेशन प्रूफ करेंगे आप? राखी, आई थिंक आप पहले महाराष्ट्र का कॉन्टेक्ट समझिए, फिर आप सवाल उठाइए। देश का कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हैं, महाराष्ट्र का कैसे समझे? महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए आप। मैडम ऐसी बातें आप लोग इतनी अच्छी बातें कर करके गरीबों का खून चूस लिया है, कुछ नहीं होना है। राखी जी, आपका सवाल समझ में आ गया। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जहां जहां एलिगेशंस भी लगे, हमने अपने चीफ मिनिस्टर को स्टेप डाउन करवाया, हमने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी स्टेप डाउन कराया। एक भी ऐसा एलिगेशन नहीं होगा जो प्रूव हुआ होगा। सेम सेंटर में हुआ, जहां जहां हमें लगा कि कोई मंत्रीगण पे सवाल उठे हैं, हमने उनसे स्टेप डाउन करने को कहा। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करती है, एक सेकंड, एक मिनट, राखी जी का सवाल का जवाब देने दीजिए। अकाउंटेबिलिटी की आप बात करती हैं, अभी भी मोदी जी की सरकार में कैबिनेट में 18 कन्विक्टेड क्रिमिनल एमपीज बैठे हुए हैं, उनका कोई हिसाब किताब। मोदी जी ने जो अच्छा काम किया वो तो आप बोलेंगे ही नहीं। विमेन एम्पावरमेंट की मैडम, आप तो वो बोलेंगे नहीं जो अभी अभी आते ही पीएम बनते ही 5 करोड़ लोगों का अकाउंट खोल दिया, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, वो आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ चुनते हैं किसने क्या बुरा किया है। अगर आपके लोगों का अगर चुने हम, तो बाप रे, हमको तो जेल के बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो भाई मेरे ख्याल से प्रेम जी से इसका जवाब। प्रेम जी, बड़ा सवाल, हम मुद्दे से भटक जाते हैं बार बार, करप्शन पे हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मुंबई शंघाई बन गई? देखिए, मुंबई तो शंघाई बनना बहुत दूर है, मुंबई भी नहीं रह गई है। उसका सबसे बड़ा संकट है मुंबई के क्षेत्र में विकास में सड़क का मुद्दा उठता है। हमें सड़क 3 एजेंसियों के पास है, मुंबई महानगर पालिका के पास है, एमआरडीए के पास है, पीडब्ल्यूडी के पास है। अब हाईवे जितने हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास हैं, बहुत सारी सड़कें एमआरडीए ने ले ली हैं, और महानगर पालिका का जो सबसे बड़ा, हम जो मांग करते रहे बारंबार, वर्षों से मांग कर रहे हैं कि पंचायती राज को आप जब मजबूत बनाना चाहते हो तो महानगर पालिका को आप अधिकार संपन्न बनाइए। हमारे यहाँ महानगर पालिका का जो इलेक्टेड हाउस है वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है,
उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं है। सारा अगर हम महानगर पालिका के हाउस में डिसाइड करके कोई एक चीज प्रस्तावित कर दे कि सड़क बनाए, कमिश्नर उसको एक पंक्ति से जो काट सकता है। और ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि हमारे यहाँ पे जब से पृथ्वीराज चौहान जी आदरणीय आए हैं उस समय से कमिश्नर उसी को बनाया जाता है जो किसी फाइल को क्लियर नहीं करे। और अचानक अर्बन डेवलपमेंट की सारी फाइलें बंद पड़ी हैं। अचानक चुनाव घोषित होने के 7 दिन पहले सारी बिल्डरों की फाइलें क्लियर कर दी जाती है। मेरा आरोप नहीं है। अजीत पवार जी, जो हाई पावर कमेटी बनती है, अलायंस गवर्नमेंट जब भी बनती है उसमें हाई पावर कमेटी होती है, उसमें सीएम और डिप्टी सीएम 2 पार्टनर्स होते हैं। जो सारे जो निर्णय हैं वो निर्णय की प्रक्रिया उनसे गुजरती है। तो जो आरोप कर पूछना चाहते हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं चुनाव के बाद कोई भी फाइल नहीं होता है, कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं होता, तो फिर इतने सारे पैसे खर्च कहाँ होते हैं? जो बीएमसी का इतना बड़ा बजट है वो कहाँ खर्च होता है? बताता हूँ, हमेशा उनके खजाने खाली रहते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है उसका 70% हमारे जो कर्मचारी हैं उनके वेतन पर जा रहा है। 30% हमारे पास टोटल बचता है जो डेवलपमेंट बजट है। और मुंबई के लिए जो बजट आ रहा है उसमें 60% एमएमआरडीए को जा रहा है। मैं फिगर वाइज दे सकता हूं। एमएमआरडीए काम क्या कर रही है? बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक उसने साइकिल ट्रैक बनाया, सिर्फ उद्घाटन हुआ और साइकिल ट्रैक टूट गया। हम उस पर आरटीआई लेके बैठे हैं। इनके जितनी सड़कें बनाई, कंप्लीट नहीं की और बीएमसी कैसे कहते हैं हैंड ओवर ले लो। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं हमारे यहाँ ब्रिमस्टो वार्ड, हमारे यहाँ मुंबई महानगर पालिका, मैं सचमुच सारे नागरिकों का बहुत अभिनंदन करता हूं कि हम सबसे बढ़िया टैक्स पेयर और सबसे अच्छा हम काम करना चाहते हैं। मुंबई का आदमी सबसे अधिक कोऑपरेटिव है, वो 1 लाख करोड़ देता है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, मुंबई बह जाती, 2006 में सबने भोगा था उसको। 60-70 लोग मर जाते हैं गाड़ियों में अपने बैठे बैठे। हमने सिर्फ 1000 करोड़ रुपए मांगा और केंद्र नहीं देता। आप एक उदाहरण मुझे पूरे देश में ये जो आपका सौतेला और आपका नहीं सुन तो लीजिए। और विलासराव देशमुख ले गए थे मांगे, हम नहीं गए तो सुन लीजिए। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए मांगने डॉक्टर मनमोहन सिंह के दरबार में हाजिर होते हैं, उनको 1 रुपए नहीं दिया जाता। तो मुंबई महानगर पालिका जेएन जवाहरलाल नेहरू अर्बन रीडेवलपमेंट मिशन सारे फंड कहाँ अलॉकेट हुए हैं? मैं उस पर आपको सारे कैसे नहीं संभाल पा रहे? ऑडिट आप करते हैं ना। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हमारा जो तंत्र है उसमें नगर विकास मंत्रालय वो जो है वो उसका नोडल एजेंसी है, नोडल मिनिस्ट्री है। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किस तरह के फैसले करती रही है? हम 1980 के दशक से 285 भूखंडों का जो श्रीखंड कहा गए थे लेकर आए। सर आप कुछ कर नहीं सकते तो इलेक्शन में क्यों खड़े हैं सर? अरे सुन तो लीजिए, हम असेंबली नहीं, कृपया समझ लीजिए राखी सावंत, बहुत इस तरह कमेंट करना बहुत आसान है। हम अगर सीरियस बहस करना चाहते हैं मैं आपसे अधिक जुमले बोल सकता हूँ, राखी में आपसे अधिक जुमले ठोक सकता हूँ, लेकिन कृपा करके हम सार्थक बहस चाहते हैं या जुमलेबाजी चाहते हैं तय कर लीजिए आप। मैं बहुत तगड़े जुमले दे सकता हूँ। नहीं, इनकी पार्टी नहीं है, प्रेम शुक्ला जी, अलायंस टूट गया है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, हम जो मुंबई महानगर पालिका, हम लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव खड़े हैं और मुंबई महानगर पालिका का विषय लिए पड़े हैं। नहीं, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ और मैं उसका पूरा मुंबई महानगर पालिका का मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा। अगर संघाई का प्रश्न आया था, संघाई के अंदर सबसे बड़ा विषय था प्रियंका जी मेट्रो का। आपका ऐड भी बड़े बड़े आते कि मेट्रो बना दिया। शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि 2003 के अंदर चीफ मिनिस्टर ने बताया था कि 146 किलोमीटर मेट्रो बनेगी। दीपक जी बड़े ध्यान से सुनिए, पहली बार मेरे ख्याल से टीवी पे आ रहा है और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 19,516 करोड़ रुपए का बजट था, 19,560 करोड़ रुपीज। आपको शायद पता नहीं होगा केवल 11 किलोमीटर बना है, 11 किलोमीटर 11 साल में बना है, हर साल 1 किलोमीटर बना है। और अभी उसका बजट 67,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपीस। मैंने खुद ने पत्र लिखे पृथ्वीराज जी को, मैंने आरटीआई फाइल किए, अभी तक उत्तर नहीं आया। आज मैं जब आपके सामने बैठा हूं तब तक सीएम ने आंसर नहीं किया। ये मेरी हालत है, कॉमन मैन की तो हालत छोड़ दीजिए। 146 किलोमीटर बनने वाला था, 67 किलोमीटर जो था उसका उद्घाटन 2011 में होना था। मैडम अगर मेट्रो हो जाता तो रोड खराब नहीं होते, अगर मेट्रो बन जाता तो ट्रेन से मरने वाले लोग मरते नहीं। आज रोज 32 लोग ट्रेन से मरते हैं। शायद आप ना ट्रेन में जाते नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कि मेट्रो जो था वो चारकोप से लेके कोलाबा तक जाने वाला था। एक मेट्रो मानकुर से लेके बांद्रा तक आने वाला था, 1 इंच नहीं है। आपने राष्ट्रपति को बुलाया, प्रतिभा पाटिल ने उसका उद्घाटन किया। दीपक जी वो जो पत्थर है वो पत्थर तक गायब है, 1 इंच नहीं। मतलब आपने कभी सुना है कि राष्ट्रपति आता है उद्घाटन करता है और 6 साल के बाद में वो उद्घाटन का 70 तक मिलता नहीं? मैं यहाँ पे जो बैठे हुए
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जो संघाई बना अगर मेट्रो पता चल जाए और आप ना वहाँ पे एमएमआरडी को केवल पगार दे रहे हो, कमिश्नर दे रहे हो, 40% बीएमसी से पैसा ले जाते हैं और आंसर तक नहीं देते। मौका मिलेगा तो आपको जरूर जवाब मिलेगा। प्रियंका जी, मैं शिरीष पारकर मन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, और सेना के हमारे मित्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1985 से लेकर आज तक की तारीख तक करीबन 30 साल हो गए, उसमें से 4 साल कांग्रेस के पास रहे। उस समय एनसीपी पार्टी भी नहीं थी। 26 साल के अंदर शिवसेना जो प्रोमिनेंट पार्टी है और बीजेपी भी में वो दे आर द पार्टनर इन द क्राइम सो फार, दे आर नॉट डिटैच येट। 26 साल के अंदर आपके राजनीति ने, आपके पक्ष ने, जिसका सहयोगी पक्ष भाजपा रहा है, शिवसेना जो प्रोमिनेंट पार्टी है और बीजेपी भी में वो दे आर द पार्टनर इन द क्राइम सो फार, दे आर नॉट डिटैच येट। 26 साल के अंदर आपके राजनीति ने, आपके पक्ष ने, जिसका सहयोगी पक्ष भाजपा रहा है, इस मुंबई के अंदर क्या डेवलपमेंट के गुल खिला है मैं जानना चाहूंगा। जो 55 मुझे मेरा एक छोटा सवाल और उसके साथ जोड़ना चाहूंगा। आप कितना समय देंगे मुझे? जल परियोजना, ब्रिमस्टो वॉल, एक मिनट सारी परियोजना, मुझे ध्यान नहीं था कि आप कॉर्पोरेशन पे बैठ कर रहे हैं। हम कॉर्पोरेशन पे ही कर लेते हैं। 55 फ्लायर की हम लोग जो बात करते हैं वो 1995 से लेके जिन लोगों ने कोई विकास नहीं किया, सेना बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट था, उसके बदौलत पर है। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जी भी सेना में ही थे ना, मानता हूं, लेकिन कॉर्पोरेशन में मैं खुद नहीं था इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आई वॉज ए प्रोफेशनल। कॉर्पोरेशन में 26 साल में एक मुंबई के वासियों को क्या सहूलियत दी है, और उसके लिए सेना भाजपा दोनों जिम्मेदार है। दूसरी चीज कांग्रेस को कहना चाहेंगे, अगर मुंबई के रोड के लिए अगर बीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, आप ये भी भली बात जान ले कि शहर के कमिश्नर के हाथ में जितनी ताकत है उतने चुने हुए लोक प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है। कमिश्नर इज गवर्न एंड रूल्ड एंड डिक्टेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आज के तारीख में एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, जिनके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी क्या हालत है? अगर मुंबई की रोड खराब है, ये सेना भाजपा को अगर गाली देते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, पूरे आम महाराष्ट्र के अंदर अरे बार बार आप सेना भाजपा कर रहे भाई साहब, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग तो लड़ाते हैं, लेकिन वजह की बातों पे चिल्ला के नहीं, आप लोग तो लड़ाते हैं, आप लोग तो भाषणबाजी करते हैं भाई। राखी सावंत बात करते हुए सोच के समझ के और तमीज से बात कीजिएगा, ये आप मत जान लीजिए कि कैमरे के ऊपर आप इस तरह की बेवकूफाना बातें करके आप क्या संदेश देना चाहती हैं? एक बात ध्यान में लीजिए, क्या संदेश देना चाहती हैं इस तरह की बातें? रिप्रेजेंटिंग फिल्म इंडस्ट्री, आप तीन साल में 3 पार्टी बना चुकी है। आपकी पहले इंडिविजुअल लॉयल्टी और कमिटमेंट चेक कीजिए। डोंट टॉक नॉनसेंस। मूर्खर का ये बोलूंगा तुम्हें। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, आई वांट टू आस्क दैट 15 साल हमको मेट्रो बनाने में लग गए। यहाँ पे बात की गई थी कि मेट्रो बनी नहीं है अभी तक भैया, सिर्फ 11 किलोमीटर दिया। 146 सर, मैं वर्षों में रहता हूँ, यहाँ से जितनी भी बनी है तो मैं इसमें खुशी मना लूंगा कि बन गई है। ऑल्सो यहाँ पे बात की हमारा खुशी मना लेते हैं, मुझे हमें जो मिलना चाहिए उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। वही मैं कह रहा था, यहाँ पे कि हम शांघाई बनाएंगे, यहाँ पे अभी तक बातें जो हो रही है कि बात यही की जा रही है कि मेट्रो बनाइए, हो जाता है। एयरपोर्ट, मुंबई जो हमारी कमर्शियल कैपिटल है, उसका जैसा एयरपोर्ट एक होना चाहिए, वो अब जाके बनाए। कहीं ना कहीं इतने सारे स्कैम्स हुए, सो एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री आई फील रियली बैड एंड कहीं कि इट डीमोटिवेट्स मी। प्रतीक्षा में बनने की क्यों नहीं बन पा रहा है? उसकी योजना और कितने साल और कागजों पे? देखिए, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। इट्स बीन अबाउट 67 years सर दैट वी आर इंडिपेंडेंट, 67 और 68 years। अभी तक हम बात करें इनको शांघाई बनाएंगे, अभी तक बेसिक मुद्दे ही सॉल्व हुए हैं। घर नहीं मिल रहे, यहाँ पे झोपड़े क्लैरिफाइड, यहाँ पे झोपड़े नहीं निकाले गए, रोड्स में गड्ढे हैं। आप एक आम जनता जो यूथ है उसकी आप डेली लाइफ देख लीजिए, काम करने का मौका नहीं है। तो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट बिगर थिंग्स? फर्स्ट क्लैरिफाई द स्मॉल थिंग्स, देन टॉक अबाउट द बिगर थिंग्स। व्हाट डू गाइस से? दीपक जी, एक बात बताना। विनीत जी, मैं विनीत जी की बात का सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, जो आपने बोला मेट्रो के बारे में। एक मिनट प्लीज, राहुल जी के सवाल का जवाब, एक मिनट राहुल जी के सवाल का जवाब दे दो। दीपक जी उनको बोलने दीजिए। एक मिनट, इससे पहले एक मिनट, फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। पीपल अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट, फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। लैंड नहीं दिया, इस वजह से काफी प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ा है। People affected by project was the responsibility of the BMC. कहाँ से पढ़ के आई हैं आप? कहाँ से ज्ञान ले आई है? जहाँ से आप पढ़ के आते हैं आपने बीएमसी का इसके अंदर नहीं है। राहुल जी ने प्लीज सवाल अगर पूछने के पहले अपनी जानकारियां दुरुस्त कर ले। राहुल जी ने थोड़ा सा पढ़ने तो भी हो जाता है। नहीं, जानकारियां दुरुस्त करेंगे तो प्रश्नों का जवाब अच्छा बेहतर दे सकेंगे। दीपक जी,
प्लीज कुनिका जी एक मिनट पहले इसका दीपक जी मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने आपको पूछे जवाब दे दीजिए मेरा प्लीज। एक आम मुंबईकर जो आदमी है, मैं कांग्रेस को पूछना चाहूंगा, आज 1.5 करोड़ की आबादी वाला है, बड़ा शहर है, भारत का नहीं पूरे देश का बड़ा शहर है। 70% आबादी अगर झोपड़पट्टी की होती है, चलो मेरे पार्टी के कुछ एजेंडे अलग होंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है कि 1995 के झोपड़े नियमित करने के बाद आज 2000 और 2005 के झोपड़े आज हम लोग रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। आप इतने छोटे शहर को जिसका पर स्क्वायर किलोमीटर आप इसके पॉपुलेशन देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऊपर वाला भी आ जाएगा तो भी नहीं सुधार सकता। ये जवाबदेही बनती है कांग्रेस एनसीपी की कि 2000, 2005 इन्होंने तो ये डिमांड कर दी कि 2009 या 2010 तक के लोग इस शहर में आते हैं, तो क्या यूपी बिहार पूरे देश का जिम्मा और ठेका पूरा महाराष्ट्र और मुंबई ने लिया है क्या? ये भी सोचने की बात है। आप मुझे बोलेंगे मैं इसको अलग टेंजेंट पे लेके जा रहा हूं, शायद वी आर शूटिंग इन द डार्क, हम लोग गलत चीज के ऊपर गलत तरीके से चर्चा कर रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वो भी मुद्दे हैं, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब अयाज मेनन देंगे जिन्होंने 4 दशक से ज्यादा गुजारे मुंबई में। अयाज साहब। दीपक जी मुझे भी बाद में तुलिका जी का जवाब देने के लिए मौका दीजिएगा। अयाज जी को सुनना उनका बाद में पहले मेरा मुझे लग रहा है यहाँ मुझे लगता है मुंबई थोड़े कंफ्यूज हो गए। एक तो ये मुद्दा है मुंबई का, जहाँ पर मैं शुक्ला जी को याद दिलाऊं कि बीएमसी का बजट जो है एनुअल वो 31 करोड़ का है, 31,000 करोड़, 31,000 अबाउट 30,000 करोड़। तो उसमें से क्या खर्चा जाता है, कितना खर्चा होता है रोड सुधारने में या फैसिलिटीज एम्यूनिटीज सुधारने में, तो अगर कुछ आंकड़े मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि मुंबई और बाकी पूरे प्रदेश में जो करना चाहिए था आज तक एनसीपी और कांग्रेस ने, एक ऐसा लग रहा है कि जैसा आईसीयू में बैठे हैं पिछले 3-4 साल से, तो ऐसे लग रहा है आईसीयू में बैठे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं 4 साल से, यानी आप पृथ्वीराज चौहान के आने की बात कह रहे हैं आप? मैं किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा वहां पर टग ऑफ वॉर काफी चला है तो 3-4 जवाब देने काफी हद तक यहाँ पर प्रोग्रेस जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। नहीं जवाब हम लेंगे मनीष भाई, जवाब हम लेंगे। आप तब तक पीछे जाइए और देखिए कि कौन कौन सवाल और पूछना चाहता है, लेकिन जवाब हम लेंगे। प्रियंका के सामने कई सारे सवाल हैं इस ब्रेक के बाद। हमने कोई गैरकानूनी शामिल नहीं किया। हाँ देखो, और वो हमको अनुभव है, लोगों को तो जितना पराभव का अनुभव जो है तो इंडिया शिवसेना और भाजपा को है, किसी और दल को नहीं है। टटोली ये जानने की कोशिश की कि महाराष्ट्र के लोग आखिरकार सोचते क्या हैं अपनी सरकार के बारे में, अपनी राजनीतिक पार्टियों के बारे में, वहां के मुद्दों के बारे में। आइए हमारे संवाददाताओं ने वहां पर अपनी आंखों से क्या देखा वो दिखाते हैं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। इंडिया न्यूज की टीम जब तक चुनाव प्रचार चलेगा तब तक पूरे महाराष्ट्र का चुनावी मिजाज आपको बताता रहेगा। मराठवाड़ा की राजधानी कही जाती है औरंगाबाद, और यहां से इंडिया न्यूज जानने निकला है कि आखिर लोगों के दिल में क्या है। मैं इस वक्त नागपुर के विधान भवन में हूं। महाराष्ट्र जो मुख्यमंत्री चुनेगा वो पहले शीतकालीन सत्र में नागपुर आएगी। वोट यात्रा की टीम महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पहुंच चुकी है। शिवसेना के इस गढ़ में 2009 में एनसीपी ने सेंध लगा दी थी। रायगढ़ जिले के महाड विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं, और रायगढ़ किला भी इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये एमएलए में तो कुछ किया ही नहीं रायगढ़ में। वोट यात्रा में आज महाराष्ट्र के चिपलून विधानसभा का हाल। चिपलून मतलब भगवान परशुराम का निवास स्थल। उन्होंने बहुत बुरा काम किया है, हमारे गांव में 5 पैसा आज तक खर्चा नहीं किया। रत्नागिरी महाराष्ट्र के जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, पहाड़ और गहने। चुनावी दृष्टि से यहां पर 2004 से एनसीपी का कब्जा रहा है। सातारा शहर के बीचों बीच लगे शिवाजी की ये प्रतिमा अपने आप में अनोखी और अकेली ऐसी प्रतिमा है जिसमें शिवाजी किसी घोड़े में सवार नहीं है, बल्कि तोप के बगल में खड़े हैं। वोट यात्रा की टीम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पहुंच चुकी है। सड़कों की हालत वाकई खस्ता थी। हम अहमदनगर से शिरडी तक का जो सफर था वो बहुत ही दुखदायी था।
औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर जालना इलाके में। ये है टीपू सुल्तान चौक। तो टीपू सुल्तान चौक पर टीपू की मूर्ति कहाँ है? वोट यात्रा निकल चुकी है परभणी के लिए। नोटा का ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर जनता होशियार होगी तो। इंडिया न्यूज अपनी वोट यात्रा को लेकर आ पहुंचा है नांदेड़ में। तो इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंची है उस्मानाबाद के बरसी नाका राजमाता जिजाऊ चौक पर। सब चोर है, किसका जोर लगने वाला? इंडिया न्यूज की को मानते हैं, महाराष्ट्र का डोमिसाइल लेके चलते हैं, यहाँ नौकरियां करते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की जमीन पर घर बनाते हैं, तो उनका वोट भी मांगेंगे और वोट देने का उनका। कनिका जी कह रही हो, कनिका जी आप पूछ लीजिए। चलो देर से ही सही समझ। कमाल करते हैं आप, उनको पीटेंगे भी, उनकी दुकानें भी तोड़ेंगे, माय नेम इज खान के नाम पे उनके ऊपर दहशत भी फैलाएंगे और उसके बाद आप वोट भी मांगेंगे। मैंने 1 मिनट, शिरीष पारकर जी प्लीज बोली, जवाब दी। कोनिका जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आप मेरे घर में आएंगे, मेरे घर पे कब्जा करेंगे, मेरी सारी चीजों को छीन लेंगे, यहाँ पे राजनीति करेंगे, यहाँ पे दादागिरी करेंगे, यहाँ आप हमें हमारी औकात दिखाएंगे और हम चुप रहेंगे। हम इस तरह से चुप नहीं रह सकते। चेंज कर लीजिए कि महाराष्ट्र आपका घर है, महाराष्ट्र हर उस हिंदुस्तानी नागरिक का घर है और कोई भी स्टेट किसी भी नागरिक के लिए ओपन है। आप जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र मराठियों का घर है, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का घर है। आप सब लोग यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं। आप अगर इस मिट्टी को अपना मानते हैं, भले ही आपका यहाँ जन्म नहीं हुआ होगा, अगर आपने इस मिट्टी की पूजा की है, इस मिट्टी ने आपको आगे बढ़ाया है, इस मिट्टी ने आपको समृद्ध बनाया है, तो ये आपका भी घर है, ये मेरा भी घर है जो यहाँ रहता है, जमीन पे रहता है। दीपक जी मैं बोलूं जरा थोड़ा। दीपक जी, शिवाजी गायकवाड़ आपको बहुत मौका मिलेगा। मैं बोलूं जरा प्लीज। भाई साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुंबई या महाराष्ट्र क्या भारत से बाहर है? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुंबई या महाराष्ट्र, मेरे प्रश्न का हाँ या ना बोलिए सर प्लीज। मैं स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूँ। मुंबई या महाराष्ट्र भारत से बाहर नहीं है। और लेकिन अनिल जी, लेकिन हमारे अरे लेकिन कोनिका जी मुझे बात करना चाहूंगा। अनिल जी बहुत अच्छा सवाल की बात है। की बात नहीं करते, ये बड़ा फनी सा शो हो रहा है। बिल्कुल, मुझे अगर बोलने का मौका देंगे तो मैं बात करूं। प्लीज आप बोलिए। मैं इस देश में महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर एक प्रांत की पहचान मिली है और जब एक प्रांत की पहचान मिली है तो उस प्रांत को आगे बढ़ने का हक है। मैंने कब कहा आगे हक का? जितना महाराष्ट्र आपका उतना महाराष्ट्र हर आदमी का। आपके आप महाराष्ट्र में पैदा हुए या कोई महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुआ, वो महाराष्ट्र की बपोती नहीं है। जितना शिवाजी महाराज आपका उतना शिवाजी महाराज मेरा। एक बात सुन लीजिए, आप बांटना बंद करिए, नेतागिरी बंद करिए, बांटना बंद करिए, ये बांटना बंद करिए नेतागिरी के नाम पर। आपको दीपक जी, मुझे मेरे संविधान ने संविधान ने आपको भी हक दिया, मुझे भी हक दिया है, मुझे भी हक दिया है संविधान ने। महाराष्ट्र के लोग बात करने आए हैं। प्लीज एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं इससे पहले कि ये चर्चा आगे बढ़े, भारत को बांटिए मत। हम भारत को बांट नहीं रहे। हम थोड़े से बह गए यहाँ पे। ये किस्सा कुर्सी का था, ये किस्सा जातिवाद का हो गया अचानक से। कोनिका जी स्वायत्तता मांग रहे हैं। जरा पॉइंट पे रहेंगे। हम महाराष्ट्र में स्वायत्तता मांग रहे हैं। बात होगी, हम अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र को स्वतंत्र करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र स्वायत्तता मांग रहे हैं। महाराष्ट्र को स्वायत्तता चाहिए। महाराष्ट्र विकास के लिए जितने भी फैसले होते हैं लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकते? उन फैसलों के लिए बागी जी मैं कुछ जानकारी सूचना देना चाहता हूँ कुर्सी का लिए। प्रियंका जी, यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं, जितने नामचीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं जुहू बीच के तट के पास, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के इस महारण संग्राम में इंडिया न्यूज ने उस तकनीक का सार्वजनिक तौर पर पहली बार टीवी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया है जिसको आप लोगों ने साक्षात देखा कि हमारे रिपोर्टर यहां से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे और वो हमारे दीपक चौरसिया जी के साथ यहां पर खड़े दिखाई दिए। ये इंडिया न्यूज का पहला सार्वजनिक ऐसा तकनीकी उपयोग किया गया है
जोरदार ताली इंडिया न्यूज के लिए, जोरदार ताली इंडिया न्यूज। और इसके लिए हमारी इंडिया न्यूज की पूरी टीम, हमारे प्रोड्यूसर वैभव वर्धन और तमाम लोग ऐसे इसमें दिन रात कर स्पीड होती है सर, स्पीड होती है, नहीं स्पीड होती है, स्पीड होती है, यहीं पहुंच गया। सिर्फ 1 मिनट आप उसकी तो बात ही ना करें। दीपक जी मेरी सर मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरे 2 सभाएं लगी हैं, सोहा शिंदे और चंद्रकांत मौर्य के लिए मुझे सभा करने जाना है। मेरे आदरणीय सहयोगी शिरीष पारकर यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मेरी जो जिम्मेदारी है आगे की शिरीष पारकर जी को दी जाए, ताकि मैं जाके अपने उम्मीदवारों का प्रचार बात कहना चाहता हूँ। वोटों की कोई बात नहीं हुई सर, मैं सर प्लीज भारत को बांटना बंद करें। अनिल जी ने बिल्कुल सही बोला, अनिल सर ने बिल्कुल सही बोला। आपका जो उनके प्रश्न का उत्तर था सर वो गलत था। आपने ये बोला कि आप किसी के घर में जाएंगे, वहां पे गंदगी करेंगे, थूकेंगे, ये गलत है। बिल्कुल ये उत्तर गलत है। मतलब आपने माना कि आपका घर है, हमारा कोई हक नहीं है। अरे मैंने कहा ना, आप यहाँ रहते हो। आपने बाद में बोला, भाई साहब आपने सर कवर किया। आप अगर यहाँ रहते हो, आप अगर इस मिट्टी को अपना मानते हो, आप भी यहाँ रहते हो, आपकी मिट्टी को अपना ये महाराष्ट्र आपका है। एक मराठी भाषिक भाई साहब से जिस सम्मान से महाराष्ट्र को अपना कह सकता है, तो आप भी कहिए ना। और आप कहते हैं, आप कई बार साबित करते हैं, आप सिर्फ जुबान में नहीं लाते हैं, आप शब्दों में नहीं लाते हैं। ब्रेक के बाद हम ये सारी बातों पर हमारे पास वक्त भी बहुत है। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ये था, आप हमारे घर में आएंगे, कचरा करेंगे, हमारा घर क्या हुआ? कब्जा करेंगे तो उसका नतीजा वही होगा। आपके घर में कनिका जी, आपके घर में कनिका जी, मेरा एक सवाल है, आपके घर में मैं अगर आया हूँ तो क्या आपके घर में मुझे रहने की इजाजत मिलेगी? एक तो महाराष्ट्र के लोग आपको यहाँ रहने की इजाजत देते हैं। तो इंडिया न्यूज पर हमारे मुंबई से इस मेगा शो में आपका स्वागत है। हमने बात की वोट यात्रा की, हम बात कर रहे हैं किस्सा कुर्सी का, सीएम कौन, और अब हम बात करेंगे हमारे जितने भी विशेष सर्वे आए हैं उनकी क्या कहता है वोटरों का मिजाज। हमने 3 सर्वे कराए थे, एक गठबंधन टूटने से पहले, एक गठबंधन टूटने के बाद और एक टिकट बंट जाने के बाद। लेकिन उसमें मोदी का असर नहीं था, मोदी की रैलियां उसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि ये 3 अक्टूबर। क्या कहता है वोटरों का मिजाज। हमने 3 सर्वे कराए थे, एक गठबंधन टूटने से पहले, एक गठबंधन टूटने के बाद और एक टिकट बंट जाने के बाद। लेकिन उसमें मोदी का असर नहीं था, मोदी की रैलियां उसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि ये 3 अक्टूबर तक का सर्वे था। क्या मोदी की लहर चलेगी? क्या मोदी का जादू महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। आइए देख लेते हैं क्या कहती है महाराष्ट्र की तस्वीर। और एक विशेष तकनीक के जरिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने विशेष तकनीक हमारे सहयोगी राजीव शर्मा से बात करने के लिए भी इस्तेमाल की थी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे ग्राफिक्स। ये सर्वे तब का है जब गठबंधन नहीं टूटा था। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहता है हमारा पूरा का पूरा सर्वे। प्रकट हुई है सर्वे। ये सर्वे तब का है जब गठबंधन नहीं टूटा था। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहता है हमारा गठबंधन टूटने से पहले जनता की राय थी कि महाराष्ट्र में आज चुनाव हो तो किसको कितने वोट। कांग्रेस और एनसीपी को 34% वोट मिलने वाले थे, उससे ज्यादा वोट बीजेपी और शिवसेना को मिलने वाले थे। जबकि तीसरे नंबर पर एमएनएस थी, 42% वोट बीजेपी और शिवसेना को मिलने वाले थे, जबकि अन्य के खाते में जाने वाले थे 24% वोट। गठबंधन टूटने से पहले जनता की राय थी। और अब सीटें कितनी थी, सीटें कितनी मिलने वाली थी, किसको कितनी सीटें थी, ये गठबंधन टूटने से पहले जनता की राय थी। मात्र 64 सीटें कांग्रेस और एनसीपी को मिलने वाली थी। इस वक्त उनके पास बहुमत था और 198 सीटें, भारी प्रचंड बहुमत मिलने वाला था बीजेपी और शिवसेना को, और अन्य के खाते में मात्र 26 सीटें जाने वाली थी। यानी बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने वाली थी। तो संबित पात्रा, आपने गठबंधन तोड़ के बहुत बड़ी गलती करी है।
पहले तो दीपक जी मैं आपको नमस्कार करूंगा, महाराष्ट्र की जनता जो यहां मौजूद है उनको भी नमस्कार करूंगा। और देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक नए टेक्निक के माध्यम से आपके बीच में आज आपने हमें प्रकट किया है, ठीक उसी प्रकार से ये जो चुनाव महाराष्ट्र हरियाणा में हो रहा है और 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रकट हुआ है, वो है विश्वास। ये पूरी जो लड़ाई चल रही है, ये जो पूरा चुनाव होगा, उसमें एक ही मुद्दा है, वो है अविश्वास से विश्वास की ओर, मिसट्रस्ट से ट्रस्ट की ओर। और हम सब जानते हैं, अभी चंद मिनटों पहले आपने भी कहा मोदी जी के लहर के विषय में, ये जो विश्वास को उत्पन्न किया है विकास में, वो मोदी जी ने किया है। जहां तक गठबंधन को टूटने का सवाल है, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते थे। हम बहुत भारी मन से शिवसेना से अलग हुए क्योंकि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट ऑफ टाइम था, एक ही दिन शेष था, नॉमिनेशन फाइल करने थे, शिवसेना के साथ सीट की जो डीलिंग्स थी वो नहीं हो पा रही थी, तो भारी मन से हम अलग हुए हैं। मोदी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बाला साहेब ठाकरे का सादर नमन करते हैं, उनको बहुत श्रद्धा देते हैं, इस कारण से उनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। मगर जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो ये दिखा रहा है स्पष्ट रूप से कि महाराष्ट्र हो या हरियाणा, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बन रही है। इस कारण से उनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। मगर जो तमाम ट्रस्ट की बात है, लेकिन सबसे पुराने आपके सहयोगी दल थे शिवसेना, आखिरी टाइम पर आपने उनको ही गच्चा दे दिया, तो महाराष्ट्र की जनता आपको कैसे ट्रस्ट करे? उन्हें लगेगा कि अगर आप अपने सबसे पुराने सहयोगी को छोड़ सकते हैं तो ऐसा ना हो कि सत्ता में आने के बाद आप उनके साथ भी किए गए वादों को पूरा न कर पाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि उनसे हम भारी दिल से जुदा हुए हैं, मगर एकमात्र जो हमारा ध्येय और लक्ष्य है वो है कांग्रेस एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण करना। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने एक रैली में दिया है। उन्होंने कहा है युति नहीं, बहुमत का राजनीति का जमाना आ रहा है। जिस प्रकार से युति में आपको याद दिलाऊं, बार बार ये जो कोएलिशन सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह जी ने एक शब्द का निजात किया था, कंपल्शंस ऑफ कोएलिशंस। और कंपल्शंस ऑफ कोएलिशंस में किसी की बलि चढ़ती थी तो वो डेवलपमेंट का बलि चढ़ता था, वो विकास की बलि चढ़ती थी। मोदी जी ने स्पष्ट किया है, अगर केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार होगी तो विकास का जो रफ्तार है वो दुगुना होगा। इसलिए युति नहीं, बहुमत, अब हर जगह बहुमत की सरकार बने, कोई कंपल्शंस ऑफ कोएलिशंस नहीं रहे। अगर केंद्र में नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ने का। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी है मुंबई में, उनसे भी हमारी बातचीत यहां जारी रहेगी। हमारे साथ माया नगरी का एक बड़ा पैनल है, मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम बाकी के ग्राफिक्स देख लेते हैं, बाकी के ग्राफिक्स क्या कहते हैं। बाकी के ग्राफिक्स में हम बात करेंगे उन ग्राफिक्स की जो गठबंधन के टूटने के बाद क्या परिस्थितियां बदली हैं, क्या परिस्थितियां बनी हैं, उसके बारे में महाराष्ट्र की जनता की राय क्या है, महाराष्ट्र क्या सोचती है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जब सीटों का बंटवारा हो चुका था, यानी नॉमिनेशन फाइल हो चुके थे, उस पर क्या कहता है डाटा, हम उसकी बात करेंगे। तो गठबंधन टूटने के बाद क्या हालात बने थे उस पर हम बात करते हैं। गठबंधन टूटने के बाद जनता की राय थी कि कांग्रेस को 17% वोट देंगे, बीजेपी को 23% और एनसीपी को 18%, यानी बीजेपी ने यहां पर भी बढ़त बनाए रखी थी। वहीं शिवसेना को 19%, एमएनएस को 9% और अन्य को 14% वोट मिलेंगे, ऐसा लोगों की राय थी। सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये बात कर लेते हैं। सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा था किसके लिए ये देख लेते हैं। इसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, कांग्रेस को मात्र 40 सीटें, बीजेपी को 93 सीटें, यानी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही थी। एनसीपी को 47 सीटें, एनसीपी को उस वक्त कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल रही थी, लेकिन उसके बाद उसका ग्राफ थोड़ा सा घटा था। अगर हम आगे देखें शिवसेना को कितनी सीटें मिलती हैं, तो शिवसेना की जो सीटें हैं वो 59 है, 59 सीटें एमएनएस के खाते में 27 सीटें जाती दिख रही थी और 22 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही थी। तो ये उस वक्त के सीटों का आंकड़ा है कि उस वक्त के सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। और जब कैंडिडेट घोषित हो गए थे उसके बाद कांग्रेस को 20%, बीजेपी को 26%, यहां पर बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा है और एनसीपी को 13% वोट मिलने वाले थे। लेकिन शिवसेना, एमएनएस और अन्य का क्या हाल है ये देख लेते हैं एक बार। परिवर्तन हुआ है, यहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है। शिवसेना को 19%, एमएनएस को 8% और अन्य के खाते में 14% वोट जाने वाले थे।
बीजेपी ने यहाँ पर छोटी पार्टियों के साथ अलायंस किया है और ये सीटों में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। 52 सीटें कांग्रेस के खाते में, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई, लेकिन ग्राफ इसका लगातार यहां पर बढ़ता हुआ 105 सीटें बीजेपी के खाते में, एनसीपी मात्र 37 पर सिमट जाती है और शिवसेना के खाते में जाती हैं लगातार शिवसेना के खाते में 45 सीटें जाती है, तीसरे नंबर की पार्टी रहती है और अगर 105 और 45 जोड़ देते हैं 150 हो जाती है, यानी बहुमत बन जाता है अगर बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाते हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, क्या बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकते हैं? पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? हम फिलहाल जनता से पूर्ण जनादेश मांग रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से आंध्र की जनता ने 1982 में तेलुगु अस्मिता के नाम पर जनादेश दिया, असम की जनता ने दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ने भी अस्मिता के नाम पर और नेतृत्व के नाम पर, कौशल के नाम पर क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय विमर्श के तहत जो है जनादेश दिया है। तो मुझे लगता है कि 150 सीटें शिवसेना को प्राप्त हो, इस दिशा में संघर्ष है। इसलिए ऐसी स्थिति में आगे तब जब का जवाब देना ठीक नहीं है। राजनीति में शिवसेना ने कभी किसी को अस्पृश्य नहीं माना है। मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है समझौता? अस्पृश्यता को हम बढ़ावा नहीं देते। आपने राजनीतिक अस्पृश्यता अपराध है। आपने एनडीए भी नहीं छोड़ा है। इनको नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनादेश जो है, चूंकि एनडीए में जनादेश था, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर उनके समर्थन में एजेंडा लेकर हम उनके साथ लड़े थे। अब वो जनादेश है तो हम जनादेश कैसे विड्रॉ कर ले? विनीत, मुस्कुरा रहे हैं आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? गम ये है कि मैं इनके जवाब देने के पहले मैं प्रियंका जी का वो जवाब देना चाहता हूं। नहीं, इनका जवाब दीजिए आप। फिर बात घुमा रहे हैं विनीत, फिर बात घुमा रहे हैं। साफ बात करिए कि क्या इनसे अलायंस करेंगे? पोस्ट पोल देखिए, ऐसा है, अगर 145 हमको मिल जाता है और हमारा सीएम आता है तो उसके बाद में अलायंस की बात आएगी नहीं। और इलेक्शन के वोटिंग के बाद में और 145 आपको मिलेंगी नहीं। नहीं, आपका शायद धारणा गलत है। आपने महाराष्ट्र में आपके रिपोर्टर कुछ जगह पे गए, पूरे जगह पे नहीं गए। मैं काफी जगह 36 जिलों में गए डॉक्टर गोयनका, 36 जिलों में 36 जिलों में 15 पार्टी का सीएम आएगा। ये बहुत ही पालघर से लेके विदर्भ का एक्सट्रीम एंड, पूर्वी जिला जहां गोंदिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है, वहां तक हमारे रिपोर्टर सारे महाराष्ट्र की गली कूचों की खाक छानते हुए नब्ज टटोलने की कोशिश की। बहुत कॉन्फिडेंस है, कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस है, हमारे वोटर्स में कॉन्फिडेंस है। देखिए, एनसीपी कांग्रेस ने जो है एमएसईबी के नाम पे सिर्फ मंडे टू संडे इलेक्ट्रिसिटी बंद रखा है, बिजली नहीं है। इसके लिए कामगार के पास काम नहीं है, फार्मर जो है वो आत्महत्या करता है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है लेकिन लाइट नहीं मिलती वहां पे, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं के खिलाफ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो ये छटाक पटाक लगा रहे हैं इसमें कि 2008 के अंदर मुंबई के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ था। जो सिक्योरिटी है वो बेसिक सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी जान माल का कहीं पे भी सुरक्षा नहीं है। इंडस्ट्री बाहर जाइए। समीर भाई, रत्नागिरी में आप है, मैं फार्मर हूं, मेरा एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि आम का प्रोडक्शन बहुत गिर गया है, आम मिलता नहीं है, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होता। और जो प्रॉन्स की बात करते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट कितने? मेरे यहाँ पे 180 स्टूडेंट है और आपको बता दूं ये 180 स्टूडेंट सारे ट्राइबल है, बिना पैसे के खुद की सब्जी बना के दीपक भाई मायानगरी को पूछना चाहते हैं, फार्मर जो आत्महत्या कर रहे हैं। कबीर साहब, आपको पूछना चाहते हैं। कबीर साहब, You were in opposition, so पूजा एक सेकंड कबीर साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन के वक्त जब लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो महाराष्ट्र में, मैं नेशनल बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, यहां चाहे बीएमसी सेना हो मुंबई बीएमसी में या कांग्रेस एनसीपी हो सेंटर में, बाय एंड लार्ज पीपल थिंक एवरीवन इज करप्ट। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। नाउ आगे देखा जाए तो अब क्या किया जा सकता है, क्या किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी लाई जा सकती है? मुद्दा मेरे लिए ये है कि क्योंकि गवर्नेंस में बहुत कंफ्यूजन है। एक मिसाल देता हूं, पृथ्वीराज चौहान जो पर्सनली ईमानदार आदमी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये बीएमसी के रोड घोटाले में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने एक स्विस फर्म अपॉइंट की। बीएमसी को जब रिपोर्ट मिली कि सारे सड़कें खराब हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, उन्होंने इस फर्म को निकाल दिया इस बहाने कि ये फर्म एक मोनोपोली है,
ऐसी और कोई फर्म नहीं है, हम मोनोपोली को सपोर्ट नहीं करते, इस बहाने से निकाल दिया। दूसरी तरफ कोऑपरेटर कहते हैं देखिए हम कोऑपरेटर जो है यहाँ के, हम सिर्फ एडवाइस करते हैं। अगर हमारी एडवाइजरी कैपेसिटी है, स्टेट गवर्नमेंट हमें ओवररूल कर सकती है, कमिश्नर हमें ओवररूल कर सकता है, तो हु इज इन चार्ज, हु इज रनिंग द सिटी ऑफ बॉम्बे? अब महाराष्ट्र सिर्फ बॉम्बे नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का अहम अंग है, और इसलिए अगर मुंबई बीमार है तो महाराष्ट्र की सेहत ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मुंबई की गवर्नेंस में क्या तब्दीली आएगी, क्या सिस्टम बनाए जाएंगे जिसमें पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी हो, जहां करप्शन अगर हो सजा दी जाए और लोगों को पता चले कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग ले रहे हैं। यहां तो ब्लेम गेम शिफ्ट करने की बात होती है। सेना कहती है नहीं जी बीजेपी भ्रष्ट है, एनसीपी कहती है नहीं जी कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस कहती है जी एनसीपी भ्रष्ट है। तू मैं चलती रहती है, गवर्नेंस होती नहीं है। और हम जानना चाहते हैं किसी भी पार्टी से, खास करके बीजेपी और एनसीपी और बीजेपी और शिवसेना से, कि क्या तब्दीली लाएंगे अगर वो पावर में आए। बिल्कुल, क्या तब्दीली लाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि कौन बनेगा सीएम। किस्सा कुर्सी का में बड़ा सवाल यही है, क्या पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर से गद्दी संभालेंगे, या शरद पवार के हाथ में रिमोट कंट्रोल आएगा, या उद्धव का सपना पूरा होगा, या बीजेपी से कोई एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। कौन बनेगा सीएम, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर गठबंधन अलग अलग लड़ रहा है यहाँ पर चुनाव, इसीलिए वोटर कंफ्यूज है। राज ठाकरे का इंजन चलेगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मायानगरी से बात करेंगे, छोटे से ब्रेक। आपका नंबर वही है ना, पहले वाला ही मेरे पास है सारी। तो ब्रेक से पहले कबीर बेदी ने सवाल उठाया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों पर करप्ट होने का आरोप लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि जो पार्टी सत्ता में रही है वो ज्यादा करप्ट हो जाती है, और जितना लंबे समय तक पार्टी सत्ता में रहती है उतने करप्शन के आरोप उस पर लगते हैं। सीधे चलते हैं दिल्ली तहसीम पूनावाला के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे दिल्ली चलते हैं और तहसीम से ये सवाल पूछते हैं कि तहसीम, क्या वाकई ये परसेप्शन ठीक है, 15 साल के शासन के बाद महाराष्ट्र में जो एनसीपी और कांग्रेस का शासन रहा है, उसके बाद जितने घोटाले हुए हैं, चाहे वो आदर्श घोटाला हो, चाहे वो सिंचाई घोटाला हो, पूनावाला जी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस महाकरप्ट हो गई है इतने घोटालों के बाद महाराष्ट्र के अंदर? देखिए ऐसी बात, देखिए दीपक जी, जो आप घोटालों की बात कर रहे हैं, जहां पर भी जो भी घोटालों पे आरोप लगाए, कांग्रेस मात्र एक वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक्शन लिया है। जहां तक दूसरे पार्टियों का सवाल आता है, जो घोटालों की आप बात करते हैं, ये सवाल प्रधानमंत्री से, जो उनकी कैबिनेट में 18 कन्विक्टेड लोग हैं, वो तो कोई पूछता ही नहीं है। जहां पे बीएमसी का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, और मैं सुन रहा था आपके जो स्पीकर थे इसके पहले जो कह रहे थे कि बीएमसी के पास केवल एडवाइजरी पावर है, तो क्यों चुनाव लड़ते बीएमसी का भाजपा और शिवसेना? आज महाराष्ट्र की जनता को ये कमिटमेंट दे दे कि बीएमसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट भाजपा की वजह से होता है, लेकिन जहां पर स्कैम होते हैं वो कांग्रेस की वजह से होते हैं। ये किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह का एक प्रचार चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आता है। पहले प्रधानमंत्री जो छोटा राजन के भाई के साथ स्टेज पर दिखे, 12 कन्विक्टेड, एक आदमी जो 12 हत्या के कन्विक्टेड है, प्रधानमंत्री उसके साथ घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर को बंद कर दिया है, 50-50 रैलीज कर रहे हैं, 25 महाराष्ट्र में, 25 हरियाणा में। तो उनसे तो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है। सवाल, गलत सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है। लेकिन बहरहाल 4 साल छोड़कर कभी भी कांग्रेस की महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर नहीं रखा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को कांग्रेस पे प्रेम है, विश्वास है। और आप देखेंगे 2014 में भी महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर नहीं रखा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को कांग्रेस पे प्रेम है। तहसीम शायद मेरे सवालों को सुन नहीं रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, और उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते जो शायद उनको चुभ रहे हैं। तो तहसीम, इस बात हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे अपने तमाम सेलिब्रिटीज से और अपने खास मेहमानों से, जो पैनल
हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बहुत वक्त बचा हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो मुंबई से हमारे मेगा शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। कल प्रचार खत्म हो जाना है और इसीलिए हम आज समाप्त कर रहे हैं पूरे के पूरे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार का। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम नेता और पूरी की पूरी माया नगरी। मनीष भाई, माया नगरी क्या कहती है? जी, मेरे ख्याल से दीपक भाई यहाँ पर अभिनेता, गायक, निर्देशक और अभिनेत्री, मॉडल सब कुछ है। और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े में सब राखी। कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या आपको लगती है जिसको लेकर विचार नहीं? देखिए, तो किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माजरा सिर्फ यही है कि सीएम कौन बनेगा। और आइए इसी सवाल से इस मेगा शो का समापन करते हैं। बीजेपी से सीएम कौन? हमारे पास कई सारे नेता हैं। कौन कौन? बहुत सारे हैं। एक आध तो नाम बता दीजिए। कई सारे हैं, बता दीजिए नाम। बहुत सारे, आप बताइए ना। बहुत सारे कौन? देवेंद्र फडणवीस बहुत है, देवेंद्र जी है, विनोद जी है, हमारे पास पंकजा ताई है, खड़से जी है, मुंबई महाराष्ट्र में के अंदर नितिन जी भी है। बहुत सारे नेता है और सब में काबिलियता है। भारतीय जनता पार्टी का ये वैशिष्ट्य रहा है कि हमने लीडरशिप डेवलप की है, ना कि किसी फैमिली की पार्टी रही है। वी आर नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट शिवसेना। अभी शिवसेना को तो बहुत स्पष्ट पहले दिन से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी छोटे से छोटे शिवसैनिक से लेकर शिवसेना के सब सर्वोच्च नेता तक हर किसी की हसरत है कि उद्धव ठाकरे जी को महाराष्ट्र के नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो। एमएनएस, आप किसको सपोर्ट करने वाले? सपोर्ट करने वाले मेरे ख्याल से मेरे पार्टी के सीएम बनने जा रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं मुझे सपोर्ट करने वाले? मुझे लग रहा है रात हुई है अभी, दिन में सपने देख के आ रहे हैं आप। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बीजेपी या कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी जो है वो इस प्रांत के अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाती है, इसलिए रीजनल पार्टीज को इस कॉस्मोपॉलिटन शहर में गाली दी जाती है। लेकिन एक महाराष्ट्र की अगर लोक संख्या देखें आप 8 या 10 12 करोड़, ये यूरोप की एक बड़े देश की लोक संख्या भी उतनी नहीं होती है। तो एक रीजनल एस्पिरेशन वाली पार्टी है एंड एमएनएस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एक ही क्षेत्रीय पार्टी है जो हम चाहते हैं कि वो बहुमत की तरफ जाए और राज ठाकरे उसके मुख्यमंत्री बने। पृथ्वीराज चौहान तो नहीं बनने वाले इस बार? क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और हम बहुत क्लियर हैं कि देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता हमें वोट करेगी पृथ्वीराज चौहान जी की लीडरशिप। तो मतलब वो सीएम बनेंगे अगर आप जीत गए तो? आपका क्या होगा जनाब अली? जैसे किसी भी लोकतंत्र में होना चाहिए, चुनाव के बाद हमारा विधिमंडल दल जो चुन के आएंगे विधायक, वो अपना नेता चुनेंगे और उसको हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मगर एक बात मुझे और कहनी थी, जैसे कहा कुछ महिलाओं, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल तहे दिल से माफी मांगता हूँ। ओवर टू यू मनीष। दीपक भाई, हमारे बीच सारिका है। सारिका ने चुनावों को लेकर कुछ अपने मन में उनकी जो उत्कंठा है वो अपने गायन के जरिए बताना चाहती। मैं इंडिया न्यूज के थ्रू से बस यही कहना चाहती हूँ, क्या नेतागण जी को, क्या यहाँ आए सभी ऑडियंस को, कि हम भारतीय हैं, पहले भारत देश के वासी बन जाए, उसके बाद यस मैं गाती हूँ। मैंने 4 लाइनें बनाई हैं जो आप सभी को सुनाती हूँ। मेरा है ये भारत, मैं हूँ भारतीय, मेरा है ये भारत, मैं हूँ भारतीय, मेरा मन मधुरता से गाता रहेगा, रहूं ना रहूं मैं तेरे इस जहां में, ये माटी का कण कण बुलाता रहेगा, मेरा है ये भारत, मैं हूँ भारतीय। जय हिंद। मैं